ये थोड़ा सा मैंने ऐसे भी कर दिया है। इसमें स्कीमिंग फ्रॉग में यहाँ पर हम वेबसाइट देंगे, और वेबसाइट हम कौन सी देंगे, जो हमारी ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन हमारा ब्लॉग है तो हम ब्लॉग देंगे। ठीक है, आपको भी अच्छा जी। हमारे पास ब्लॉग में हमारे पास यहाँ से हम ब्लॉग जल्दी से खोल लेते हैं। ये रहा ब्लॉग ओपन हो रहा है हमारे पास, और ब्लॉग में हम कुछ ऐसी वेबसाइट खोलेंगे जिसमें कोई पोस्टें भी लगी हुई हों, और ये हमारी ब्लॉग है। इसको हमने कॉपी किया लिंक को, और यहाँ पर हम स्कीमिंग फ्रॉग में आ जाएंगे। ये हम ऑन पेज एसईओ अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में ऑन पेज से रिलेटेड कितनी कमियां हैं, उनको हमें वो एक ऑडिट करके पूरी तफसील बताएगा। और यहाँ से हम 1 बाय 1 ये कॉन्वर्सेंट टैग तक, और इसके अंदर और भी कुछ है, लेकिन यहाँ पर हम इतनी इसके ये वाली चीज़ें नहीं करेंगे। हम यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ना, ये वाली चीज़ें करेंगे सारी, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं हमने। ठीक है, तो ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम शुरू कर लेते हैं। इंटरनल लिंक्स में हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो कोडिंग से मिलके बनती है, और कोडिंग में हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये वाली फाइल्स होती हैं। तो आपकी वेबसाइट में बता रहा है कि टोटल URL कितने हैं, 89 हैं, ये और भी अभी बढ़ रहे हैं। तो टोटल आपकी वेबसाइट में URL बता रहा है। तो ये साइट मैप भी बताता है कि आपकी वेबसाइट में टोटल URL कितने हैं। अब ये जो स्कीमिंग फ्रॉग है, ये आपको कोडिंग के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से आपको बता रहा है कि इसमें HTML के पेजेस कितने हैं, जावास्क्रिप्ट के पेजेस कितने हैं, CSS के पेजेस कितने हैं, इमेजेस कितने लगे हुए टोटल आपकी वेबसाइट में। ये देखें आपके पास ये इमेजेस अभी 0 हैं, और ये पेजेस यहाँ पर बता रहा है कि इमेजेस अभी काउंटिंग नहीं की उसने, इमेजेस भी बताएगा। ये प्लगइन्स, तो प्लगइन्स भी बताएगा इसमें, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी। ब्लॉगर में तो प्लगइन्स नहीं है, तो XML की आपके पास कोई फ़ाइल नहीं दिखा रहा। तो हालांकि हमने XML की फ़ाइल से ही इसको कोड, लेकिन उसने उसको XML की फ़ाइल को एक कोडिंग की फ़ाइल कंसीडर की है। ठीक है, 500 से ज़्यादा जो आपकी बड़ी वेबसाइट होगी, फिर इसको हमें इसका प्रो वर्जन परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास अभी कंफर्म हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बस हम रुक गए थे ताकि दोबारा इसको करना। तो हमारी वेबसाइट में टोटल HTML के पेजेस कितने हैं, 95। अभी 100% हो चुका है। तो 100% में से उसने कहा जी 95 आपके पास HTML के पेजेस हैं, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट के, CSS के कितने पेजेस हैं, ये सारे आपको बता रहे हैं। एक्सटर्नल पेजेस आपके पास 292 पेजेस हैं, जहाँ एक्सटर्नल से हमारे पास डाटा आ रहा है। एक्सटर्नल में हमारे पास टोटल 293 शो कर रहा है कि हमारे पास टोटल 293 हैं जिनसे हमने लिंक्स किया हुआ है इसको। इसमें बूटस्ट्रैप भी हो सकता है, और इसमें ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइलें भी हैं, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलें भी हैं जिनसे ऑनलाइन लिंक किया हुआ है। यानी कि ऐसी फ़ाइलें जो ऑनलाइन पड़ी हैं उनके साथ हमने लिंक किया हुआ है, वो 293 फाइल्स हैं। तो ये खुद ब खुद हमें पता भी नहीं है, तो इसने कितनी सारी फाइल्स के साथ लिंक किया हुआ है इसको। यहाँ से हमारा प्रॉपर एक काम शुरू हो जाता है, जो कि हमने पढ़ा भी हुआ है और समझ में भी आएगा हमें। सिक्योरिटी में हमारे पास HTTP और HTTPS, ये हमने होस्टिंग में भी देखा था कि हमें अब गूगल जो है ना 2004 से वो ऑनवर्ड वो ये कह रहा है कि जितनी भी वेबसाइट इनके ऊपर ये सिक्योरिटी लगी होनी चाहिए। इसको SSL सिक्योरिटी कहते हैं, और अगर ये नहीं है, ये कहाँ से मिलती है ये आपको होस्टिंग वाले प्रोवाइड करते हैं। होस्टिंगर पे आप चलते हैं, क्या डोमेन एंड होस्टिंग लिख देते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये देखें, होस्टिंग के साथ साथ हमें SSL सर्टिफिकेट भी मिला हुआ, अनलिमिटेड फ्री SSL। तो ये सिक्योरिटी होस्टिंग वाले प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारी फिर हर URL के साथ यहाँ पर HTTPS लिखा होता है। ठीक है, जिस पेज के साथ नहीं लिखा होगा तो गूगल उसको हैकिंग के चांसेस भी हैं, और गूगल कहता है जी ये आप पेज को अनसिक्योर है, इसको आप सिक्योर करें। तो ये आपके पास टोटल पेजेस बता रहा है 95 हैं, और 95 पे से आपके पास इन पेजेस के ऊपर HTTPS लगा हुआ है। HTTP वाले कितने पेज हैं, कोई नहीं है, यानी कि टोटल वेबसाइट हमारी सिक्योर है। टोटल पेजेस हैं, सबके साथ HTTPS लगा हुआ है। तो नहीं तो हम ये उसको बात करेंगे। और मिक्स कंटेंट इनके में ज़रूरत नहीं पड़ती,
इनको आप छोड़ देंगे। रिस्पॉन्स में आते हैं, आपके पास ये आ गया ब्लॉकेड बाय रोबोट्स। इस लाइन का समझ में आ रही क्या कह रहा है? ये लिखा हुआ है, हाँ समझ आ गई। क्या रोबोट्स क्या होता है? वो रोबोट्स ने इन लिंक्स को डिसअलाउ किया हुआ है। ये टोटल 13 लिंक्स हैं। इन लिंक्स को उसने कहा जी इनको इंडेक्स नहीं करना। अदर रोबोट्स को बताता है इंडेक्सिंग से होता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास लिंक्स आ जाएंगे यहाँ पर। ब्लॉकेड रिसोर्सेज ये 0 हैं, तो हमें ये वाले चाहिए होते हैं ऊपर वाले में। इसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं। आपकी वेबसाइट 2 सेकंड में जितने पेजेस खुलते हैं 359 पेजेस हैं जो 2 सेकंड में खुल जाते हैं, उनकी लिस्ट ये रही। उसके बाद आपके पास 3 सेकंड और उसके बाद है जी 4 सेकंड और 5 सेकंड। ये क्लाइंट एरर और सर्वर एरर आ गया। क्लाइंट एरर वो एरर होता है जो कि हमारी वजह से होता है। उसमें हमारे पास कोई प्लगइन अगर हम लगा लेते हैं तो हमारी स्पीड ऑफ इसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की बढ़ जाएगी। अगर वो प्लगइन नहीं है तो वो स्लो होगा। ये तो प्लगइन तो बाद की बात है। हमने अपनी वेबसाइट में इमेजेस ज़्यादा लगाए हुए हैं। हमने अपनी वेबसाइट में जो है ना डाटा एक पेज पे बहुत ज़्यादा लगा दिया, या लिंक्स उसमें बहुत ज़्यादा लगा दिए, जिसकी वजह से पेज वो खुलने में टाइम ले रहा है। फोर्स, इसको क्लाइंट एरर कहेंगे। सर्वर एरर ये होता है कि मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग ली है, उनका सर्वर डाउन है, तो हमारी वेबसाइट जो है ना वो ओवरऑल ही स्लो खुल रही है। तो वो फिर हम होस्टिंग वालों को कॉल करके कहते हैं कि सर हमारी वेबसाइट आप काइंडली होस्टिंग की स्पीड थोड़ी फास्ट करें। ठीक है, तो ये आपके पास क्लाइंट एरर और सर्वर एरर होता है, जो कि हमें टेक्निकल एसईओ के अंदर भी पढ़ना होता है। तो ये अगर आपके पास बता रहा है कि 5 पेजेस हैं जो आपके पास स्लो खुल रहे हैं, वो 5 पेजेस कौन से हैं वो यहाँ पर है। सर वेबसाइट पे एक पेज में कितने वर्ड्स ऐड कर सकते हैं मिनिमम? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मैंने बताया था कि आप 3 पैराग्राफ लिख लें काफ़ी है, एक इमेज लगा लें काफ़ी है। असल हमारी वेबसाइट में पेज में कह रहा हूँ मैं, पेज में वेबसाइट के अंदर तो आप पोस्टर लगा सकते हैं, ये पूछ रहे हैं या पेज की बात कर रहे हैं? सर वर्डप्रेस का जो पेज होता है जैसे होम पेज हो गया, बाकी दूसरे पेजेस हो गए, इसके अंदर कितने वर्ड्स होते हैं? मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो भी इजीली भी ओपन हो जाए। ये हम रिसर्च कर लेते हैं अभी कि अदरवाइज़ जो है ना जितनी हमारी ज़रूरत है हम उतना कंटेंट लिख लें, उसमें कोई इशू नहीं है। बड़ी वेबसाइट भी छोटी वेबसाइट भी जल्दी से खुल जाती हैं। आप यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट अगर मैं लिखता हूँ तो अब यहाँ बड़ी बड़ी वेबसाइट भी जल्दी जल्दी खुल रही होती हैं। इसको खोल लेते हैं और इसका कोई भी पेज खोल लें आप। यहाँ से आपके पास कैटेगरीज़ है, हाँ यहाँ से कैटेगरी से ये गाइड्स का पेज है। ये देखिए कितनी स्पीड में खुल रहा है और ये पेज में काफ़ी डाटा है, इमेजेस भी हैं, तो सारा कुछ है इसमें। कोई डाटा या कोई नंबर काउंटेबल है या नहीं है? काउंटेबल नहीं है, आप जितना मर्जी आपको ज़रूरत हो आप कर सकते हैं, लेकिन डाटा हैवी ना आपके वेबसाइट को क्लाइंट एरर ना बना के दें। क्लाइंट एरर आपको ये बता देगा, फिर आप उसमें से डाटा कम करेंगे। तो इमेजेस 100 KB से ज़्यादा ना हो। बेसिकली ये जो टोल कर रहा है ये वेबसाइट में सारी फॉल्ट सारा कुछ वो निकालने के लिए? जी जी, ऑडिट करके दे रहा है उसका। ये जो हमने ऑन पेज एसईओ के अंदर पढ़ा है वही ऑडिट रिपोर्ट हमें यहाँ पर बना कर दे रहा है। हम इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये नहीं, यहाँ से इसको एक्सेल की फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इन लिंक्स को जाके फिर अपनी वेबसाइट में ठीक करेंगे कि ये किस वजह से क्लाइंट एरर आ रहा है, इसको ठीक करेंगे। एडिट करके फिर कम कर देंगे। फिर दोबारा आके यहाँ पर ऑडिट करेंगे वेबसाइट को। ये 4 यहाँ से गायब होने चाहिए, 5 यहाँ से गायब होने चाहिए। तो ये ऑडिट होता है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट के $150 जो है ना चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर जो है ना $150 मिनिमम आप चार्ज कर लेते हैं। और भी कोई पॉपुलर सॉफ्टवेयर है या स्कीमिंग फ्रॉग ही है? स्कीमिंग फ्रॉग ही है अभी अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी दुनिया जानती है इसको। नहीं वैसे तो औरों में भी ऐसे काम होता है समरेश। तो यहाँ पर वो और काम करते हैं, वो तो डोमेन अथॉरिटी लिस्ट ऑफ यहाँ पर लिख लें, लिस्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ ऑडिट वेबसाइट्स, या टूल भी लिख देते हैं वेबसाइट। समरेश भी आएगा, उसके अलावा एचएफ भी आ जाएगा, मोज भी आएगा। ये देखें स्कीमिंग फ्रॉग भी आ गया, सारे आ गए, भी आ गया, मोज भी, समरेश भी आ जाएगा। मोज लिखा हुआ है 15 और हैं इसमें, तो सारे आप खोल लें तो मॉस भी आ गया। तो ये सारे आपके पास काम करते हैं। अभी स्कीमिंग फ्रॉग में काम कर रहे हैं। बाकी हम जो है ना जो 4 टूल्स हैं उनके बारे में हम काम करेंगे। इसमें सेमरोश है, एएचआरएफ है और मॉज है, और उसके बाद है जी मैजेस्टिक टूल। तो इनके ऊपर हम काम करेंगे, वो हम ऑफ पेज एसईओ में जाके करेंगे।
तो ये मैं बाकायदा आपको सारे करके दिखाऊंगा, और जो हमारे काम के हैं वो हम करेंगे। इसके अलावा और भी दुनिया में आ चुके हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर अब आ जाते हैं। तो 4 और ये आपके 5 सेकंड में आपके पास कोई पेज नहीं खुल रहा, सर्वर एरर कोई नहीं है। तो ये हमारे पास रिस्पांस कोड के अंदर आपके पास नज़र आ रहा है। ये रोबोट्स की फ़ाइल का ऊपर बता दिया है कि 13 आपके पास ये लिंक्स हैं जिनको डिसअलाउ किया गया है, और इनको हम सर्च इंजन को बता रहे हैं कि इसको अलाउ नहीं करना। ठीक है, यूआरएल पे आ जाते हैं। यूआरएल्स हमारे पास होते हैं कि हमारे पास यूआरएल इस एड्रेस को कहते हैं जो ऊपर ये बनता है, इसको यूआरएल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अंडरस्कोर, अपर केस, मल्टीपल स्लैशेस, रिपीटिव पाथ, कंटेंट, स्पेसिस, इनको आपने यूज़ नहीं करना। तो अगर ये यूज़ हो जाएं तो इसको एडिट करने का तरीका हमारे पास वो भी पता है हमें। सर यूआरएल में और पेज एड्रेस में फ़र्क होता है? पेज का एड्रेस हर लिंक को यूआरएल ही कहते हैं ना। लिंक तो पेज एड्रेस, पोस्ट एड्रेस, उन दोनों का जो लिंक है उसको यूआरएल ही कहेंगे। इसका मतलब ये कि पेजेस की तादाद कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। हाँ, कम हो जो पोस्टें होती हैं वो भी पेज ही होते हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, यूआरएल ज़्यादा होंगे, पेजेस कम होंगे। हाँ जी। देखें जी कौन है, कौन टू कर रहे हैं। किसी का गाड़ी का लॉक तो नहीं खुला हुआ। अच्छा जी, हमने यहाँ पर ये आल पोस्टें ओपन की, और आल पोस्टों के अंदर हमारे पास हम इस पेज का यूआरएल जो बनेगा उसको एडिट करना चाहते हैं। एडिट पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर आप आएंगे, ज़रा गौर से देखें। हमारे पास यहाँ पर लिंक बनेगा इसका, पेज का लिंक ये एडिट नहीं करने दे रहा। पोस्ट का हम पेज पे आते हैं। ये इसका ना लिंक हमने चेंज करना है, पब्लिश करने के बाद देख लेते हैं, वो सही कह रहे हैं। उसके ये आ गया हमारे पास, इसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, पेज एड्रेस दिस। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर वही कंडीशन, ये रफर में लिंक्स नीचे स्लग के अंदर आ रहे हैं। तो इसको जो है ना हमने एडिट करना होता है उसी जगह से जहाँ पर ये है, जहाँ पर ये आया है ना, इसी जगह पर ऑप्शन होती है इसकी एडिट करने की। और इसको जो है ना फिर यहाँ सेव का बटन होता नहीं है, और यहाँ से हम इसको यहीं से जाके सेव करते हैं। तो ये स्लग से निकाला है हमने, और यहाँ से हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इसका जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी आगे ये लिखा हुआ आ रहा है, कस्टमाइज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द परमेलिंक। ठीक है, ये अभी सेटिंग उन्होंने चेंज कर दी है, ऐसे इसको चेंज करेंगे। फिर सेव कर देते हैं। 454 हमने इसके एंड में शामिल किया, और हम यहाँ पर वेबसाइट में आते हैं दिस, और कौन सी पोस्ट है हमारे पास, पेज है हमारे पास, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर 454 आ गया। देखें, इसको 454 को हटाना है हमने। यहाँ पर पहले लिंक लिखा हुआ था, अब नहीं आ रहा। अब यहाँ पर इसको अब चेंज करना चाहिए, यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर कोई कैपिटल लिखा हुआ है, कोई स्मॉल लिखा हुआ है, कोई स्लैशेस हैं, कोई अंडरस्कोर है, कोई आपके पास, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे इसको। यहाँ पर सेव का बटन कहीं भी नहीं है, यहाँ से आपको सेव करना पड़ेगा। अब 454 हमारी वेबसाइट में से हट जाएगा। देखें,
यहाँ पर आपके पास ये पेज नॉट एक्सेस का मैसेज देगा। हम वापसी आएंगे, इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे और प्राइवेसी पॉलिसी को क्लिक करेंगे तो हमारे पास से 454 हट गया यहाँ से। तो इस तरीके से हम अपने यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट को ही चेंज करके दिखाया है। यहाँ पर पहले लिंक लिखा हुआ आता था, अब लिंक नहीं है, अब सेलेब के नाम से आ रहे हैं। तो ये फीचर्स ये अपडेट होते जा रहे हैं, आपने फिर इसी के लिहाज से अपने आप को अपडेट रखना होता है। तो यहाँ से आप चेंज करके सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारी स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर कहानियाँ बन रही है कि अगर आपकी यूआरएल के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं तो आप अपने यूआरएल को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये कोई भी बंदा अपर केस में नहीं लिखता, स्लैशेस नहीं लिखता, स्पेसेस नहीं लिखता और अंडरस्कोर कोई नहीं लिखता। तो इसलिए ये एक बैड हैबिट है कि आप अपने यूआरएल के अंदर इन चीज़ों को अगर हैं तो उनको हटा दें। ठीक है, ना ही गूगल इनको अच्छा समझता है और ना ही कोई यूज़र लिखता है, तो फिर हम किसी को नहीं अच्छा लगता तो फिर ऐसे काम हम नहीं करें ना। तो ये बात भी सही हो गई। पेज टाइटल, हर पेज के ऊपर टाइटल होना चाहिए। 93 पेज हैं, 95 टोटल पेज हैं, उसमें आपके पास 93 के ऊपर जो है ना आपके पास यूआरएल लगा हुआ है और टाइटल लगा हुआ है। अब टाइटल की बात है कि जिस पेज पे मिस है, ज़ीरो है, वो 2 पेजेस कोई और उसने कंसिडर किए हैं और डुप्लिकेट में 51 पेजेस हैं, इनके ऊपर डुप्लिकेट टाइटल है। डुप्लिकेट चल जाएगा, उसकी खैर है। डुप्लिकेट का तो मैंने आपको कहीं नहीं पढ़ाया। गूगल इसको डुप्लिकेट को ये नहीं कहता कि डुप्लिकेट के लिए हमारे पास एक और काम होता है ना, वो कन्वेंशनल टैग लगाते हैं। सिमिलर पेजेस हो सकते हैं, लेकिन फिर हम कन्वेंशनल टैग के अंदर बताते हैं कि जो है ना इस पेज को इंडेक्स करना है, इस लिंक के साथ करना है। उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती हैं। ठीक है, सर डुप्लीकेट जो हमारे एग्जैक्ट डुप्लीकेट ना हो, नीचे एग्जैक्ट भी आएगा। डुप्लीकेट टाइटल आते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन आती है, तो इंडेक्सिंग में फिर इशू तो नहीं होता? नहीं होता, के लिए मसला तो नहीं होता? नहीं, उसका कोई मसला नहीं है। डुप्लीकेट में कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इंटरनल डुप्लीकेशन हो सकती है वेब पेज जी, के अंदर? हाँ जी, हो सकती है। इसके बाद वो 50 to 60 कैरेक्टर्स हमारा टाइटल होना चाहिए। ओवर 60 जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में स्क्रीमिंग फ्रॉग भी वही कह रहा है, 60 से अबव आपका टाइटल नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो आपको लिस्ट दे देगा। और इसको ठीक करने का तरीका, ये 14 पेजेस हमारे पास हैं जिनके ऊपर टाइटल 60 कैरेक्टर से ज़्यादा है। कोई एक लिंक SERP स्निपेट, यानी कि ये गूगल में सर्च में कैसे नज़र आएगा। आप यहाँ पर आएंगे और इसको आप ऊपर करें, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दें, बिल्कुल यहाँ कर दें SER स्निपेट। और फिर आप को यहाँ पर अकाउंटिंग भी दिखानी है इसने, ये रिकाउंटिंग, ये रही, ये आपका टाइटल है जो कि 60 कैरेक्टर से ज़्यादा, आगे डॉट भी लगे हुए हैं। इस एड्रेस के अंदर मैंने क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT को रिपीट किया हुआ है। शुरू में जब मैं बनाता था तो क्रिएटिव इंस्टीट्यूट को अपने ब्रांड नेम को भी डाल देता था। मेरा ब्रांड नेम थोड़ा सा बड़ा है, दराज छोटा है, ओलेक्स छोटा सा है, तो मेरा जो ब्रांड नेम है थोड़ा बड़ा है, मैं खाली क्रिएटिव नहीं लिख सकता था। तो फिर मैंने, अगर मैं यहाँ तक बात करूँ और तो फिर यहाँ पर मेरे पास ये 60 कैरेक्टर से कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको नीचे जाके उसकी एडिटिंग करेंगे और यहाँ पर आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी 39। अब आपका टाइटल 39 का रह गया। ठीक है, तो इसके साथ ही आप इस लिंक को ऊपर से खोल लेंगे अपनी वेबसाइट में और वहाँ जाके इसको आप इसी टाइटल को, इसी पेज को एडिट करके आप उसके अंदर ये पोस्ट में डाल देंगे। कैसे डालेंगे? अगर हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वर्डप्रेस फुल कोर्स, हमारे पास जो इसका वो है कोर्स का टाइटल जो है ना वो है वर्डप्रेस फुल कोर्स। तो हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे, बैक, हमने इसको एडिट तो नहीं किया, हमने ब्लॉग का किया ना, ब्लॉगर में जाते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है, इसको यहीं से आप क्लिक करके एडिट करेंगे। यहाँ से आप जो है ना वो जो टाइटल आपने वहाँ पर बनाया है उसको यहाँ पर लाके आप पेस्ट कर देंगे तो आपके पास ये अपडेट हो जाएगा। तो आपका टाइटल 39 कैरेक्टर्स का हो जाएगा। ये स्पेस भी ख़त्म कर दें, अपडेट जी यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता चल गया कि क्रिएटिव इंस्टीट्यूट रिपीट हो रहा है मेरे पास, तो आप सारे क्रिएटिव इंस्टीट्यूट उड़ा दें। ठीक है,
तो वो पढ़ता कोई नहीं है आपके सामने, वो गूगल के अंदर शो भी नहीं हो रहे। स्कीमिंग फ्रॉग भी यही कह रहा था कि आपके पास आके डॉट आ जाएंगे यहाँ पर। ये इसका गूगल का प्रीव्यू है, SCRP स्निपेट आपके पास जो है ना गूगल का प्रीव्यू कहलाता है कि सर्च इंजन रिसर्च पेज, सर्च इंजन रिसर्च पेज कि गूगल में आके कोई भी बंदा सर्च करेगा तो आपका पेज कैसे नज़र आएगा। ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसे इसकी SCRP स्निपेट हमने देख ली और इसको हमने कम करके देखा। और ये मोबाइल में कैसे नज़र आएगा, ये टैबलेट में कैसे नज़र आएगा, ये ऑप्शन भी मौजूद है इसमें। ये डेस्कटॉप पे कैसे नज़र आएगा। ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता एक्सपोर्ट करके एक ही दफ़ा एक्सेल में ले जाके सब पेजेस को हाँ जी, एक्सपोर्ट हो रही है, पूरी लिस्टें आप ले जाएँ जाके इनको ठीक कर लें। ये एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट करके आप इसको डेस्कटॉप पे रख दें, सेव एंड ओपन। लिंक्स चले जाएंगे, लेकिन उनको जब एक्सपोर्ट करके चेंज करूँगा तो वो वहाँ शो होंगे या फिर उधर क्या करना? नहीं, ये लिंक आपके पास इधर आ गया ना, बार बार आपको इधर नहीं आना पड़ेगा। और यहीं से आप इकट्ठा सारा चेंज कर सकता हूँ। एक एक को करना पड़ेगा, एक एक पेज को ओपन करते जाएँ, चेंज करते जाएँ। मैंने ये अब इसको कर लिया, एक मिसाल है, इसको कर लिया। अच्छा, बस फिर ग्राफिक डिज़ाइन कंप्लीट कोर्स इसको कर लें, फिर इसको कर लें। ये 14 पेजेस हैं, इनको कर लें। ये वहाँ जाके ही करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या करें, सारे डिलीट कर दें। ठीक है। नहीं, डिलीट तो करेंगे तो फिर आपके पास अगर पेजेस 15-16 हो तो फिर आपकी वेबसाइट तो खाली हो जाएगी। ये एक्सपोर्ट हो गया हमारे पास, ये ऑडिट की रिपोर्ट हमने उसको अपने क्लाइंट को बना के दे सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स ये हमने अपने नोट्स में भी नहीं पढ़े, और यहाँ पर इसको मैं दिखा देता हूँ, वेबसाइट में प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन तो वही है ना कि भाई 70 से लेकर 155 या 60 कैरेक्टर तक हो या उससे ज़्यादा ना हो। जी जी, बताइए तो आप। नहीं, ये वाली चीज़ मैंने नहीं बताई थी जो आज मैं बता रहा हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स, ये W3 स्कूल पे आप जाएंगे, इसका जो सिंटैक्स है वो आप यहाँ से देखेंगे। इसको यहाँ पे पहले समझ लेते हैं हम। तो ये हमारे पास देखें कीवर्ड्स लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन हमारी वही 150 to 170 कैरेक्टर्स, और कीवर्ड्स हमारे पास जो हमने उस पेज पर यूज़ किए हैं ये मैं आपको लाइव अभी दिखा देता हूँ। और ये हमारा जो वर्डप्रेस की कोडिंग होती है, हर पेज के ऊपर ये मेटा कीवर्ड्स लगे होते हैं। मेटा कीवर्ड्स भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने जितने कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक पोस्ट लगाई है, उस पोस्ट के अंदर आपने 10, 15, 20 कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, तो वो सारे आप इसमें भी दे दें। गूगल को पेजेस पे ढूंढने की बजाय वो मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेगा, उसका टाइम बच जाएगा। सिंपल डेफिनेशन। और ये काम कौन करता है, मैंने बताया था, गूगल का एक बॉट है पांडा, वो करता है। ठीक है, वो हमारे टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को चेक करता है और डिस्क्रिप्शन से पूरे पेज को पढ़ने के बजाय वो मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेता है, ख़त्म। क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी वो डिस्क्रिप्शन होती है जो सबसे पहले पैराग्राफ में भी दी होती है, और वही पैराग्राफ वाली पहले ग्राफ वाली डिस्क्रिप्शन आप यहीं पर दे दें 150 to 170 कैरेक्टर्स। यानी कि उस पेज की असल जो खुलासा है, जो एब्रीवेशन है, जो कंक्लूजन है, वो आप इसके अंदर दे दें। ठीक है, गूगल इसको पढ़ेगा, उसके बाद अगर यहाँ पर ये खाली नज़र आएगा उसको, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो उसके पांडा जो है ना वो आपके हर पैराग्राफ को पढ़ेगा, और हर पैराग्राफ की भी कोशिश वो करता है 1.5 लाइन या 2 लाइन। अब हम आते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो लाइव चल रही है ना, उसको देख लेते हैं। आप यहाँ पर आएँ, लाइव हमारा ब्लॉग चल रहा है ना, हम यहाँ पर वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स, और हमारी वीडियो एडिटिंग की भी आज प्रोफेशनल क्लास शाम को 6 बजे शुरू हो रही है। और इसके टीचर हैं हमारे जो यूट्यूब के ऊपर ये फ्रीलांसिंग के ऊपर अच्छा खासा काम करते हैं, अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करते हैं। अडोब प्रीमियम प्रो के ऊपर काम करवाते हैं। ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री वीडियो होती हैं वो बनाकर सेल करते हैं गोरों को। एक इंग्लिश में वीडियो चल रही है, उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन होती है, इसको डॉक्यूमेंट्री वीडियो कहते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो चैनल बहुत ज़्यादा जल्दी अर्निंग की तरफ चले जाते हैं। इंग्लिश में वीडियो होती है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके वो उसको सारा कुछ उसको वीडियो करके देते हैं। वीडियो एडिटिंग, और इसको हम खोल लेते हैं आपके पास व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पर आप कंट्रोल F से मेटा ऊपर ही नज़र आ रहे होंगे, वैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेटा। तो मेटा के अंदर आप बस अब नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास मेटा कंटेंट टाइप, और यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मेटा नीचे तक जा रहा है, ये लिखा हुआ है, ये टाइटल,
इसने टाइटल दे दिया वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स, मेटा के अंदर भी दे दिया, और उसके बाद कीवर्ड्स कंटेंट के अंदर डाल दिए। ये रहे कीवर्ड्स, मैंने तो नहीं डाले, तो इसने खुद ही डाल दिए पेज से उठाकर। तो ये ब्लॉगर भी काम कर रहा है, वर्डप्रेस भी यही काम करता है। तो गूगल जो है ना वो यहीं से पढ़ लेगा, इसकी टाइटल भी पढ़ लेगा, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेगा। कंटेंट को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसने कोडिंग के अंदर जो ना लेयर लफ्ज़ आ गया, अब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, उसने कंटेंट लिख दिया। तो उसके अंदर उसने अब ये लगा दिए हैं आपके पास 10 से 15 कीवर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यही डिस्क्रिप्शन है, यही कीवर्ड्स हैं इसके, यहाँ पर उसने मेन कर टाइटल उसने यहाँ शो कर दिया। तो ये कनौसल टैग में भी आता है टाइटल, और यहाँ पर भी अलहदा से भी आ रहा है। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि जो हमारी वेबसाइट का ब्लॉग वो है बिल्डर है वो खुद ही बना देता है, हम इस पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डेवलपर हैं और इसमें मज़ीद और कीवर्ड्स लेके आना चाहते हैं तो फिर आप इन फाइलों को छेड़ सकते हैं जाकर। ब्लॉगर की फ़ाइल को छेड़ नहीं सकते आप, वर्डप्रेस की वेब फाइल को आप चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस की फ़ाइल को कैसे चेंज करेंगे वो हमें पता है, कैसे चेंज करेंगे करके दिखा दूँ थोड़ा सा ये आपको। आप यहाँ पर जाएंगे और इधर जाएंगे और जैम में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे, और आपके पास प्रोजेक्ट 1 है, इसके अंदर ये फ़ाइलें पड़ी हैं, इसमें PHP की भी पड़ी हैं और HTML की भी पड़ी हैं। किसी एक फ़ाइल को हम ओपन करके देख लेते हैं, ओपन विथ, तो इसको पता नहीं है किसमें, नोटपैड में आप ओपन करेंगे तो आप नोटपैड के अंदर इस फाइल को हम चेंजेस कर सकते हैं। इसके अंदर कंट्रोल F करेंगे। वैसे कन्फिगरेशन की फ़ाइल है, कन्फिगरेशन की फ़ाइल हमारे डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए काम आती है। ऊपर लिखा हुआ है द बेस कन्फिगरेशन फॉर वर्डप्रेस, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड होंगे, तो इस फाइल को हम, इसमें मेटा नहीं होगा, इस फाइल में मेटा होगा भी नहीं, ठीक है। तो जिन फाइलों में वो पेजेस पे मिलेगा, हमारी सारी फाइलें तो पेजेस नहीं हैं, कुछ फाइलें हमारे कनेक्शंस हैं, कुछ फाइलें कुछ हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ज़्यादातर हमारे पास जो फाइलें होती हैं ना पेजेस वाली, वो इंक्लूड्स में होती हैं। इंक्लूड्स के अंदर हमारी पेजेस और हमारी पोस्टें यहाँ पर रखी होती हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको और भी फाइलें मिल जाएंगी। तो ये जिनको फिर पता है वो उन फाइलों को जाके पे छेड़ते हैं। ये नीचे आ गई आपके पास फाइलें, ये PHP की फ़ाइलें सारी यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, इन फाइलों को हम छेड़ सकते हैं। PHP वर्डप्रेस PHP में लिखी हुई है ना, तो ये PHP की फ़ाइलें सारी, इनको आप चेंज करेंगे तो साइट में भी कंट्रोल F और मेटा, इसमें भी मेटा नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर हम देखेंगे, अगर ज़रूरी है तो हम लगा लेंगे, अगर वो पेजेस हैं पोस्टें हैं फिर लगा लेंगे, बाकी तो पेजेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टाइम टू टाइम आपको पता चल जाएगा। जगह मैंने दिखा दी है कि यहाँ पर हमारी सारा प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी सारी फाइलें पड़ी होती हैं। हाँ जी, स्कीमिंग फ्रॉग अब बताएगा आपको कि हमारे पास किन पेजेस के ऊपर जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन मिस है। ब्लॉगर पे किसी पेज पे मिस नहीं है, ब्लॉगर खुद ही लगा देता है, ठीक है। मेटा कीवर्ड्स मिसिंग है, मेटा कीवर्ड्स मिस है, टाइटल जो है उसने लगा दिए हैं, ये क्या कहते हैं मेटा कीवर्ड्स, हालांकि डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आ जाते हैं वो। तो वो 93 टोटल पेजेस हैं, 93 पे उसने मिस कर दिया कि इन पे नहीं है कीवर्ड्स। तो डिस्क्रिप्शन काफ़ी है, डिस्क्रिप्शन सब पे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं H1 सबसे बड़ा साइज़ में हेडिंग होती है, H2 थोड़ा सा रिलीज साइज़ में होती है। तो ये हेडिंग भी हमारे पेजेस में होनी चाहिए। तो ये भी यूज़र को मुतवज्जा करने के लिए आप हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हेडिंग्स हमारे किन पेजेस पे मिस है, नहीं जी सब पे लगी हुई है। डुप्लिकेट है जी 51 पे डुप्लिकेट है, और हेडिंग्स भी आपकी 50 to 70 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और मल्टीपल यूनिक मल्टीपल आ रहा है ना, मल्टीपल ठीक है। और आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट और H1 दोनों मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते भी हों चलेगा, कोई बात नहीं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम इमेज के नाम को कहते हैं, जो इमेज का नाम रखते हैं वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो ये भी चलेगा। H2 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दें। कंटेंट में आ जाएं। कंटेंट की ज़रा अच्छी बात होती है हमारे पास एग्जैक्ट डुप्लिकेट, ये डुप्लिकेशन यहाँ से हमें पता चल जाएगी कि हमारे पास कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो डुप्लिकेट हो। ये आपस में डुप्लिकेट को चेक कर रहा है, एक्सटर्नल वेबसाइट के साथ जो नहीं कर रहा, जो डुप्लिकेट चेकर की वेबसाइट करके देती है। हमारी वेबसाइट में जो हमारे पेजेस हैं उनको आपस में चेक कर रहा है। इंटरनल डुप्लीकेशन के लिए भी चेकर मौजूद है। डुप्लीकेट चेकर होता है वो वर्ड में या जहाँ भी कोई अगर हमारी डुप्लीकेट किसी से भी मैच होता है वो उसे फाइंड करता है। हाँ जी, वो वेबसाइट लाइव होगी और गूगल सर्च कंसोल में एंटर होगी, उसको चेक करके बताएगा। वो दो किस्म के हैं ना, इंटरनल चेकर और एक्सटर्नल चेकर। हाँ जी, इंटरनल चेकर यहीं से हो जाएगा आपका। हाँ यहाँ से हो जाएगा, लैब भी है। अच्छा, लो कंटेंट पेज 61 है,
यानी कि उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वो है हल्की है, तो उसको ग्रामर जो है हल्की है। बाकी ये इंडेक्सेबल हैं पेजेस। आपको बस ये चीज़ चाहिए कि हमारे पेजेस इंडेक्सेबल होने चाहिए। जो क्लाइंट रिपोर्ट चेक करेगा वो ये चेक करेगा कि हमारे पेज बस इंडेक्सेबल होने चाहिए, उनकी जो क्वालिटी है वो कोई मसला नहीं चलेगा। ये हमारे पास 51 सॉफ्ट 404 पेजेस। अगर हमारा कोई पेज नहीं खुलता है तो हमारे पास 404 का एरर आ जाता है, किसी वजह से थोड़ी देर के यानी कि किसी वजह से उसका एड्रेस नहीं फाइंड होता या देर लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो 404 का एरर आ जाता है हमारे पास। तो ये डिफ़ॉल्ट में हमारी वेबसाइट में होता है, तो इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती। स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर, वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ग्रामर एरर भी दिखा रहा है, नहीं कोई भी नहीं है। अब आ जाती है इमेजेस की बात। इमेजेस हमारे पास आ गया जी 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अल्टरनेटिव टेक्स्ट मिस नहीं होने चाहिए और मिसिंग अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स भी नहीं होने चाहिए। अल्टरनेटिव टेक्स्ट एट्रीब्यूट जब हम इमेज के लगाते हैं उसमें दो चीज़ें दे रहे होते हैं, टेक्स्ट और एट्रीब्यूट, दोनों में मैंने कहा सेम दे दें चलेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो आपका है ना मेन टाइटल है वो दोनों में दे दें, तो आपका एट्रीब्यूट वाली जगह पर भी और टेक्स्ट वाली जगह पर भी, तो ये मिसिंग ख़त्म हो जाएगी। बैकग्राउंड इमेजेस कहीं लगी हुई हैं, कोई नहीं लगी हुई। अब ये 100 KB वाला हम देख लेते हैं कि किसी भी इमेज को रीसाइजिंग कैसे करते हैं। आगे KB भी लिख दें तो फिर आपके पास KB वाली वेबसाइट लाजमी आएंगी। तो सेंटीमीटर फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कौन करेगा, इंस्टॉल और फिर उसको यूज़ करना भी तो आना चाहिए। ये वाली वेबसाइट सही है। इमेज रिसाइजर, एक और भी थी वेबसाइट, इसका नाम था बल्क रिसाइज, वो भी हाँ जी, डेस्कटॉप पे देख लेते कोई इमेज पड़ी है, ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। ये तो इसका साइज़ आ गया। यहाँ पर आपने इसको KB में कन्वर्ट करना होता है, पीछे जाएँ। पिक्सल में मुझे बता रहे हैं, पिक्सल PX, इसको खोलें ज़रा, ये पिक्सल, इसको पिक्सल ही आ रही है, यहाँ पर KB आ रहा होता है पिक्सल के साथ साथ वो साइज़ बता रहा है, साइज़ भी बता रहा होता है, ओरिजिनल साइज़ JPG, ये KB आ गया। JPG में कन्वर्ट किया फिर KB आ गया जी। 100 KB की इमेज होनी चाहिए, रीसाइज इमेज, तो आपकी ये इमेज 100 KB में कन्वर्ट होकर आ जाएगी और साइज़ वही होगा लेकिन उसका जो KB के अंदर किलोबाइट के अंदर जो उसका साइज़ है ना वो कम हो जाएगा। आप ये वाली लगाएंगे फिर आप, क्वालिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इमेज को रीसाइज़ करने की ऑप्शन है। साइज़ वही होगा, जहाँ पर जितनी भी लगानी है आपने वो उसी साइज़ में लगेगी, ठीक है। तो ये कहानी भी हमें समझ में आ गई। स्कीमिंग फ्रॉग और क्या कहता है जी, कनोनियल टैग। कनोनियल टैग का हमने देखा कि हमारे पास कंटेंट कनोनियल टैग हम पर 93 पेजेस पे सब पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉग के अंदर भी आपके पास लगे हुए हैं, वर्डप्रेस में भी लगे होते हैं। तो यानी कि ये एक ज़रूरी चीज़ को उसके लिए आ गई SEO के लिए कि इनको लगाना ज़रूरी है। तो आपके पास सेल्फ़ रीडायरेक्टिंग होती है 93 पेजेस, ये अपने पेज अपने लिंक के ऊपर ख़ुद रीडायरेक्ट हो रहे हैं, तो ये ठीक है, इनका कोई इशू नहीं है। मिसिंग किसी पेज पे है नहीं जी, सब पे लगा हुआ है। मल्टीपल कोई इशू नहीं है, सब पे लगा हुआ, बस कहानी ख़त्म इसकी। जब सब पे लगा हो तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और साइट मैप आ जाएं, साइट मैप थोड़ा नीचे है, ये रहा साइट मैप। तो हमारे पास साइट मैप के अंदर URL इन साइट मैप, तो टोटल 95 आपके पास URLs हैं। दो जो है ना उसने कोई स्पेसिफिक फ़ाइल के लिए कंसिडर किए। टोटल हमारी वेबसाइट में 95 URL हैं। वो वैसे हमें वैसे भी पता चल रहा है, हमने सबसे पहला जो यहाँ पर कंटेंट किया था उसमें भी उसने टोटल बताया कि हमारी टोटल वेबसाइट में URL कितने हैं, उसमें HTML के कितने हैं, CSS के कितने हैं, जावास्क्रिप्ट के, और तो उसने पहले ही बता दिया था इंटरनल एक्सटर्नल में। तो साइट मैप ने भी वही चीज़ बतानी होती है। तो ये साइट मैप यहाँ पर रखा हुआ है और इसके अलावा ये गूगल ये और भी चीज़ें बताता है। हमने यहाँ कनोनियल टैग तक किया, ये पेजिनेशन भी है, डायरेक्टिव भी है, वो हमारे पास नहीं है, उनको बेशक आप छोड़ दें। ये मेन चीज़ें जो पांडा ने करनी है वो सारी चीज़ें ये ज़रूरी हैं। तो इससे हमारी वेबसाइट रैंक भी होगी और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप इसको रिज़ॉल्व करके दोबारा यहाँ पर आके ऑडिट करेंगे तो यहाँ पर वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा। पेंगुइन वाली चीज़ें, पेंगुइन वाली चीज़ें वही है ना, ऑफ पेज SEO वाली हैं। अच्छा
ऑफ पेज एसईओ वाली फिर वो हो जाए ना, हम उसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, वो चीज़ें देखेंगे, उसको बैक लिंक्स के ज़रिए अपनी वेबसाइट को आप लेके जाएंगे। इसमें आ गया साइट मैप, इसमें साइट मैप भी इसी में आता इसमें है। आ गया। इसमें कोई सवाल हो तो आप डिस्कस कर लेंगे, 500 पेजेस तक आपको करके देगा। और बाकी हाँ जी, पूछ लें कोई सवाल है तो आपका। मेरा सवाल ये था, अब ये हमें जब हमने से ऑनलाइन क्लाउड करनी है, उससे पहले ये सब करना है प्रोसीजर, या क्लाउड करने के बाद इसे कर सकते हैं? वो जब मर्ज़ी कर लें आप, ऑनलाइन चढ़ाने से पहले इसको कर लें, अगर बाद ऑडिट में करके करते लेके हैं- जाएं ना, जी, ताकि वो तो आप ये सारा प्रोसीजर अगर बाद में करते हैं तो बाद फिर में दोबारा हो सकता चढ़ानी है या पड़ेगी। नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा। देखिए हमें वर्डप्रेस के अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि हमें जब हम उसके क्लोन बना रहे होते हैं ना, तो क्लोन बनाते हुए हमें कहाँ से खुलेगा, बंद कर दी चीज़ें, हमें क्लोन बनाते हुए ना जिनका सवाल ये है कि देखें हम जब क्लोन बनाते हैं तो उसके अंदर 5 चीज़ों का क्लोन बनाते हैं। उसमें डेटाबेस भी होती है, प्लगइन्स भी होती हैं और अपलोड्स भी होती हैं और इसके अलावा अदर्स भी होती हैं। तो हमारा चेंजेस जिस चीज़ में आई है हम उस चीज़ का सिर्फ क्लोन बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। हमारी मिसाल के तौर पर चेंजेस आई हैं पेजेस के अंदर, तो हमारी जो पेजेस वाला डाटा है वो हम उसको उठा लेंगे, सिर्फ उसी का क्लोन बनाएंगे और उसी को अपलोड कर देंगे। डेटाबेस को नहीं करेंगे, प्लगइन्स को नहीं करेंगे। अगर हमने कोई नया प्लगइन इंस्टॉल किया है तो सिर्फ हम प्लगइन्स को उठा लेंगे और उसको जो है ना फिर हम अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देंगे। सर, इसी लेकिन तरह बेहतर ये होता है कि सारी चीज़ें उठा के दोबारा करनी पड़ेगी, आपकी वेबसाइट जो फुल फाइनल हो जाए। लेकिन प्लगइन्स का ताल्लुक हमारे पेजेस के साथ होता है। हमने प्लगइन्स कोई लगाया और उसके ज़रिए हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई फ़ीचर ऐड किया तो हमारे पेजेस में तो चेंजेस आइए ना, तो हमें पेजेस भी तो फिर अपडेटेड चाहिए ना। हम प्लगइन्स का तो बैकअप बना के लेके जा रहे हैं लेकिन पेजेस का नहीं लेके जा रहे, तो पेजेस के ऊपर वो चीज़ शो नहीं होगी, तो इसलिए पूरी वेबसाइट का दोबारा क्लोन बनाना पड़ेगा और उसको फिर दोबारा आप जाके अपलोड करना पड़ेगा। जी पूछें। अच्छा सर, इस वेबसाइट को अपडेट भी करना पड़ता है? हाँ जी, अपडेट करना पड़ता है। यहाँ पर अपडेट ऊपर आ रही होती है, अपडेट प्लगइन्स की भी आती है, थीम्स की भी आती है और इसके अलावा विजेट्स की भी आती है। जैसे सर गूगल ने कोई नए फीचर्स वो किए हैं या गूगल नहीं के नहीं, कोई- वर्डप्रेस के फीचर्स आते हैं, ये वर्डप्रेस का ताल्लुक है इससे। गूगल के जो फीचर्स हैं वो गूगल पे रखे होते हैं। यहाँ पर कोई अपडेट आएगी? हाँ जी, मैं अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, उसमें अभी भी अपडेट आ रही होगी क्रिएटिव। और इसका जो है ना अगर हम डैशबोर्ड खोलें तो इसमें जो है ना हमारे पास फीचर्स आ रहे होंगे। तो इसको हमें साथ साथ अपडेट रखना पड़ता है। अगर हम अपडेट नहीं रखते तो हमारी वेबसाइट बंद हो जाती है। वो कहेंगे इसके कोई लेटेस्ट फीचर है, वो डेवलपर को ही पता चलता है कि ये किस वजह से हो रहा है। ये वेरिफिकेशन पे कुछ लगा दिया है, ये प्लगइन है इसकी वेरिफिकेशन चल रही है और जो ईमेल आपने दी थी उस ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप इसका जेन्युइन ईमेल दें कि कभी कोई कोड अगर आए तो आपकी जेन्युइन ईमेल होनी चाहिए। फेक दे देते हैं चल जाता है, लेकिन ये जब वेरिफिकेशन का मामला आता है ना तो उसके ऊपर प्रॉब्लम होती है। अब मैंने ये जो दी थी ये फेक दी थी तो इसके ऊपर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है अब, ठीक है। ये अब मैं अपनी ओरिजिनल देता हूँ तो उस पर कहता है ये ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अक्सर जो है ना प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, वहाँ पर भी ये मांग रहे होते हैं रजिस्टर। तो सर अब इसका क्या हल करेंगे आप? इसका हल ये करेंगे कि हम दोबारा वेबसाइट बनाएंगे। सारी आपकी मेहनत जाया गई? हाँ, नई वेबसाइट खड़ी है मेरी, खड़ी रहे, कोई मसला नहीं। वो वेबसाइट का अब अंदर जाने का कोई तरीका इसका आप यूज़र edit नहीं कर सकते अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड हम चेंज करके देख सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड PHP माई एडमिन से यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करके फिर देखते हैं, अंदर जाते हैं और फिर जाके इसको प्लगइन को आप इंस्टॉल देखें। अगर इसको साथ साथ आप अपडेट रहते तो ये प्रॉब्लम ना आता। तो ये अपडेट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। सर लेकिन कोड तो ये ईमेल अकाउंट तो दो मांगते हैं ना, वो एक जो आप जिसके ऊपर बना रहे हैं और एक दूसरा हिट के लिए क्या क्या कहते हैं सर? एक ही ईमेल होता है, जब आप यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट करते हैं तो एक ही ईमेल होता है बस। सर वेबसाइट के डैशबोर्ड को कितने अरसे बाद हम जो है ना देखते रहें? हर हफ्ते आप देखें, हर हफ्ते उसको अपडेट करें, हर हफ्ते देखें, हर हफ्ते अपडेट करें, हर हफ्ते बैकअप बना लें। कोई वेबसाइट आपकी हैक भी हो सकती है तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा, पूरी वेबसाइट आपकी हैक हो गई और जो आपने काम किया था वो सारा आपका ज़ाया हो जाएगा। आप हर हफ्ते उसका बैकअप बनाएंगे। अच्छा, न्यू पोस्ट ऐड करते हैं इसलिए हर हफ्ते बैकअप बनाएंगे। जी जी, और कमेंट्स को जो है ना पहले दिन से बंद कर दें क्योंकि कमेंट्स के ज़रिए हैक होती है।
कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोस्टें जाती हैं और वो कमेंट्स के अंदर इतनी ज़्यादा बल्क में डाटा आता है, तो वो जो है ना फिर आपकी वेबसाइट जो है ना हैक वहाँ से होती है। आप पहले दिन से ही जो है ना मतलब उसको बंद कर दें कमेंट्स को पोस्टों के अंदर। सर अगर हम प्लगइन्स के जरिए अपनी वेबसाइट सिक्योर कर लें तो तभी हैक हो जाती है? हाँ हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। नहीं तब हैक हो जाती है? बस पासवर्ड इसका आप एक तो प्लग उसका वो करते रहें और आप जो है ना 1 महीने बाद उसका पासवर्ड भी चेंज करते रहें, हर महीने बाद। सर्टिफिकेट का क्या मकसद है? ऐसा सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये है कि आपके पास वो जैसे चोरियां तो बैंक में भी हो जाती हैं कि वो लॉकर्स की लेयर्स होती हैं, फिर भी जाके वहाँ से चोरियां हो जाती हैं। एसएसएल उसको कहते हैं सिक्योरिटी लेयर है, वो सॉकेट सिक्योरिटी लेयर है कि वो काफ़ी सिक्योरिटी के अंदर जाके आपका डाटा पड़ा होता है काफ़ी, यानी कि उसके ऊपर जो है ना चेक्स लगे होते हैं, पासवर्ड्स लगे होते हैं, फिर जाके आपकी वेबसाइट वहाँ पर पड़ी होती है। वहाँ से भी हैक हो जाए तो फिर अब क्या कहें, उसके एसएसएल का क्या फ़ायदा। तो वो हो जाती हैं और करने वाले वहाँ से भी हैक कर लेते हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो भी चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, स्क्रीमिंग फ्रॉड के अंदर ना नीचे एक ऑप्शन है, तो ये सर्च कंसोल से रिलेटेड है, क्रोम कंसोल लॉग। जी जी हाँ जी पूछें। यही ऑप्शन जो है ना, इस वाली ऑप्शन की समझ नहीं आ रही इसका ये क्या मतलब? ये बेसिकली ना जो सर्च कंसोल की लॉग है ना ये दिखाता है, लेकिन ये सर्च कंसोल के साथ भी इसका कनेक्शन फिर बनाना पड़ेगा। तो सर्च कंसोल की जो लॉग है वो सर्च कंसोल अपनी वहीं पर ही दिखा रहा होता है कि भी कितने लोगों ने किस किस टाइम देखा, वो ग्राफ की सूरत में नज़र आ रहा होता है ना। और फिर गूगल एनालिटिक्स पे जो हम जाएंगे वहाँ पर हमारे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी ठीक है, कि हमारी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से आ रही है। मैंने कहा शायद क्रॉलर की कोई रिपोर्ट वगैरह उसके बारे में हाँ आनी तो चाहिए इसके, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आती हैं। ये चीज़ें जो है ना इन लिंक्स के बारे में ही हैं। ये जो लिंक हमारे पास है, मैं इसलिए लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसने इस लिंक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है ये पेड वर्जन में हो, फ्री वर्जन में काम ना करे। जी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है जी, वाइंड अप करें, आप इसको प्रैक्टिस